हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से बीएनएसएस का जो हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है एपीयू एग्ज़ाम के लिए, उसके जो 100 सेक्शन 151 से लेके सेक्शन 330 के जो टॉप 80 टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 150 सेक्शंस के टॉप 80 टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम इसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। देखिए क्या क्या इसका जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो इसका रखा है, पार्ट 1 में हम करेंगे सेक्शन 151 से लेके 193, जो कि प्रिवेंटिव एक्शंस एंड इन्वेस्टिगेशन है कि पुलिस कैसे जो है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकती है और उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, जिसके अंदर कवर करता है कि पुलिस की पावर टू प्रिवेंट क्राइम, कि कैसे वो क्राइम को रोकने के लिए क्या उसकी पावर्स हैं, एफआईआर को रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट, तो जो मजिस्ट्रेट के साथ चार्जशीट जो फाइल की जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। वहाँ तक पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 से 330 तक, जिसमें हमारा कॉग्निजेंस, चार्जेस एंड ट्रायल्स की बात आएगी, जो कि जुरिडिक्शन की बात करेगा। मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है उसकी बात करेगा, चार्जेस फ्रेम होते हैं उसकी बात होगी, और जो अलग अलग तरह की जो ट्रायल्स हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, इसकी बात करेंगे। इन सारे, तो ये 2 पार्ट्स में रहेगा। वीडियो पूरा कंप्लीट है, इनमें सारी चीज़ें हैं। पहले देखिए सेक्शन 151 से 152 में देखिए प्रिवेंटिव एक्शंस है, कंडीशनल ऑर्डर न्यूसेंस के लिए। मैं एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, बिकॉज यू कांट सी दी। हाँ, अब ठीक है। ओके, प्रिवेंटिव एक्शन सेक्शन 151 से 152। कंडीशनल ऑर्डर न्यूसेंस का, मजिस्ट्रेट में इशू कंडीशनल ऑर्डर टू रिमूव पब्लिक न्यूसेंस। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक ऑर्डर इशू कर सकता है अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस अगर हो रहा है, तो वहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ऑर्डरिंग अ फैक्ट्री ओनर टू स्टॉप रिलीजिंग टॉक्सिक वाटर इनटू अ पब्लिक रिवर विद इन 24 आवर्स। तो ऐसे मतलब मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 152 के अंदर, वो ऑर्डर कर सकता है ऐसा अगर कोई टॉक्सिक वाटर को पब्लिक जो रिवर के अंदर मिक्स कर रहा है तब। दूसरी बात है अर्जेंट न्यूसेंस केसेस की, सेक्शन 163 के अंदर, जो कि पहले आपको पता होगा 144 कहते थे ना, 100 धारा 144 लग गई। जैसे कहीं पे भी किसी जगह पे भी पुलिस जो है लोगों को आने से रोक सकती है, उनको एब्सटेंड कर सकती है, कह सकते हैं कि भाई 4-5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक साथ ग्रुप में ना घूमें, नहीं तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। डायरेक्टिंग एब्सटेंशन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट इन अर्जेंट केसेस ऑफ डेंजर, जब भी लगता है पुलिस को कि किसी तरह का खतरा है तब के टाइम पे ऐसा हो सकता है। फिर बाकी 168 से 170 के जो सेक्शंस हैं उनमें प्रिवेंटिव कॉग्निजेंस है। देखिए, पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें लगता है कि भाई कोई ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो पुलिस उनको बीच बचाव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए कांस्टेबल स्टेप्स इनटू इन टू सेपरेट 2 पीपल फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट बिफोर वन स्टेप्स दी अदर। तो दूसरा जो 2 लोग लड़ रहे हैं, उससे पहले कि एक दूसरे को चाकू मार दे, तो पुलिस वाला ऐसे जाके बीच बचाव कर सकता है ताकि वो रोक सके। दूसरा है आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट। तो कैसे, प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब हो गया कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इफ़ इट इज़ दी ओनली वे टू प्रिवेंट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है अगर उसको लगता है कि यही एक तरीका है अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकना है, तो होने से रोकना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अरेस्टिंग अ पर्सन कैरिंग अ पेट्रोल बॉम्ब टूवर्ड्स अ बस एज नो अदर वे एग्जिस्ट टू स्टॉप द पर्सन। तो किसी के पास में पेट्रोल बम है और वो बस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो उसको तबाह कर सकता है, इसलिए जो है पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकती है। अब आता है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, जो कि आपकी एफआईआर से रिलेटेड और चार्जशीट से रिलेटेड सेक्शंस हैं। एफआईआर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 173 के अंदर है, जो पहले आपको पता होगा 154 के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एफआईआर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू ऑफिसर इंचार्ज मस्ट बी रिड्यूस टू राइटिंग। देखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किस किस के बारे में है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, और वो किसको दी गई है, ऑफिसर इंचार्ज, जो कि मतलब एसएचओ कह सकते हैं, तो वो राइटिंग में होनी चाहिए। या तो जो इन्फॉर्मेंट है वो आपको लिखित में कंप्लेंट लेके आएगा जिसको आप ले सकते हैं, दूसरा वो खुद से बताएगा, फिर आप उसको राइटिंग में लिख सकते हैं।
ए गोज टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट ए रॉबरी, द SHO राइट्स डाउन दी डिटेल्स। तो अगर मान लीजिए रॉबरी का केस है और ए जाके पुलिस स्टेशन में उसकी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो SHO उसको लिख लेगा। फिर आता है, देखिए मॉडर्न FIR आ चुकी हैं। मॉडर्न FIR में क्या है कि देखिए 0 FIR है, जिसका मतलब है इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस वॉज कमिटेड। तो कहीं पे भी ऑफेंस हुआ हो, आप किसी भी थाने में जाके अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। थाना आपसे नहीं कह सकता कि जी हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ का जुरिडिक्शन होगा उस थाने की जिम्मेदारी है कि वो उसी एरिया में उसी थाने में जहाँ पे ऑफेंस हुआ था उस जगह पे वो FIR को भेज दे, ज़ीरो FIR दर्ज करके। रिपोर्टिंग अ क्राइम इन दिल्ली दैट हैपेंड इन मुंबई, दिल्ली पुलिस रजिस्टर 0 FIR एंड ट्रांसफर इट। तो दिल्ली पुलिस जो है ऐसे करके क्या कर सकती है, मुंबई में भेज सकती है, क्योंकि मुंबई में ऑफेंस हुआ था तो मुंबई में वो भेज सकती है। EFIR क्या होती है, देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मस्ट बी साइन विद इन 3 days टू बी रिकॉर्ड। तो देखिए जैसे ही आपने मान लीजिए अपनी जो है कंप्लेंट भेजी है पुलिस स्टेशन को, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल है उसमें आप क्या देखो आपको क्या करना होगा, आपको थाने जाना पड़ेगा ताकि उसको साइन कर सकें। तो सिर्फ मात्र ईमेल कर देने से कंप्लेंट काफ़ी नहीं है। सेंडिंग एन ईमेल कंप्लेंट अबाउट थेफ्ट, कंप्लेनेंट मस्ट विजिट स्टेशन विद इन 3 days टू साइन। चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी लेकिन कंप्लेनेंट को थाने जाना पड़ेगा। ईमेल भर से देखिए काम नहीं चलेगा, 3 दिन के अंदर अंदर उसको थाने जाके साइन करना पड़ेगा। अब देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ये कि नई चीज़ है BNSS के अंदर। स्कोप क्या है इंक्वायरी का, 173 क्लोज 3 के अंदर है, फॉर ऑफेंस पनिशेबल 3 to 7 years पुलिस में कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 days बिफोर FIR। अगर 3 से 7 साल तक का कोई अपराध है तो पुलिस क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है उसको FIR लिखने से पहले। इन अ चीटिंग केस 3 से 7 साल पुलिस चेक्स बैंक रिकॉर्ड्स फर्स्ट टू सी इफ़ इट इज़ अ सिविल डिस्प्यूट और एक्चुअल क्राइम। तो मान लीजिए कभी कभी हम जो है किसी की ऐसी जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं तो पुलिस उसमें चेक कर सकती है कि भाई वाकई में चोरी हुई है या नहीं हुई है। परमिशन रिक्वायर्ड, देखिए 173 क्लोज 3 में मस्ट ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो देखिए पहले से जो है अगर ऐसा इस तरह का 3 to 7 years का ऑफेंस है तो उसके अंदर क्या करना होगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, उस अधिकारी से जिसकी रैंक DYSP से कम की नहीं होनी चाहिए। SHO आस्क डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर परमिशन टू इंक्वायर इनटू अ प्रॉपर्टी फ्रॉड कंप्लेंट बिफोर रजिस्टरिंग FIR। तो देखिए SHO को DYSP से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसके सामने प्रॉपर्टी फ्रॉड का कोई केस आता है उस FIR दर्ज करने से पहले। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखिए रिकॉर्डिंग NCR, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर के कम सीरियस नेचर के होते हैं। देखिए सेक्शन 174 है, इन्फो ऑन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एंटर्ड इनटू अ डायरी इन्फॉर्मेंट रेफर्ड टू मैजिस्ट्रेट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होंगे वो डायरी में लिखे जाएंगे, ठीक है, और वो मैजिस्ट्रेट को रेफर करने के लिए। फॉर सिंपल हर्ट नॉन कॉग्निजेबल पुलिस नोट्स इट डाउन एंड टेल्स ए टू फाइल ए कंप्लेंट इन कोर्ट। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब जब पुलिस FIR बेसिकली लिखती नहीं है उसको कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और वो प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे कंप्लेंट कोर्ट में जाके दर्ज कराने लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन पावर है 174 क्लोज 2 की, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी उसके रिटर्न ऑर्डर के अंदर। पुलिस कैन नॉट स्टार्ट क्वेश्चनिंग सस्पेक्ट इन अ माइनर डेफोमेशन केस विदाउट कोर्ट परमिशन। तो अगर जो है कोई छोटा मोटा सिर्फ मानहानि का केस है तो ऐसे छोटे केसेस के अंदर पुलिस FIR नहीं दर्ज कर सकती, उसको परमिशन लेनी होगी आपसे किसी भी तरह की पूछताछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अननेचुरल डेथ है मान लीजिए कहीं पे, तब क्या होगा, देखिए सेक्शन 194 है, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, होमोसाइड और एक्सीडेंटल डेथ टू मैजिस्ट्रेट। देखिए जिसमें भी कभी भी कोई डेथ ऐसी सस्पिशन बेस पे हो सकती है, जैसे सुसाइड हो गई, होमोसाइड हो गई या कोई एक्सीडेंटल डेथ है, तो ये रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस प्रिपेयर पंचनामा डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ बॉडी फाउंड ऑन रेलवे ट्रैक्स। मान लीजिए देखिए तो उसमें
पूरा जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा बोर्ड उसके बारे में कि जैसे जैसे जो जहाँ पे वो उसकी बॉडी वो मिलती है उसके पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। डाउरी डेथ की इंक्वायरी 196 के अंदर, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इज मैंडेटरी इफ अ वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज अंडर सस्पिशन। मान लीजिए अगर 7 साल के अंदर अंदर शादी के बाद किसी महिला की मौत हो जाती है तो माना जाएगा कि वो हो सकता है कि भाई डाउरी डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सस्पिशन उसमें आ जाता है। एसडीएम कंडक्ट इंक्वायरी इनटू डेथ ऑफ अ वुमन बर्न्ट इन किचन 2 years आफ्टर मैरिज। 2 साल के अंदर अंदर किचन में उसकी डेथ हो जाती है तो एसडीएम इसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। आगे आपका है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पावर टू रिक्वायर। सेक्शन 179 कहता है कि पुलिस कैन ऑर्डर रिटन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एक्वेंटेड विथ फैक्ट्स। जिन जिन लोगों को, जिन जिन विटनेसेस को उस केस के फैक्ट से रिलेटेड जानकारी है तो पुलिस उनको बुला सकती है, ठीक है, पुलिस से कर सकती है, क्या करेगी, लेकिन रिटर्न ऑर्डर जो है उनकी जो ऑर्डर होगा वो रिटर्न होगा, ठीक है, एक तरीके से नोटिस भेज के। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेंड्स अ नोटिस टू अ नेबर टू कम टू द स्टेशन टू गिव अ स्टेटमेंट। तो आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक नोटिस दे सकता है किसी विटनेस को, जैसे कि यहाँ पे कोई पड़ोसी था जहाँ पे ये क्राइम हुआ था, तो ताकि वो आके अपना स्टेटमेंट दे सके उस क्राइम से रिलेटेड। प्रोटेक्टेड ग्रुप्स कौन से हैं किनको पुलिस जो है ऐसे थाने नहीं बुला सकती? 179 के अंदर देखिए प्रोवाइजो दिया है, अगर कोई बच्चा है, लड़का है, वो 15 साल से कम की उम्र का है, ठीक है, या फिर 60 साल से ज़्यादा का है, या वुमेन है, या फिर कोई मेंटली फिजिकली या डिसेबल्ड पर्सन है, तो इनको सिर्फ इनके घर पे ही पूछताछ के लिए पुलिस को आना पड़ेगा, उनको थाने नहीं बुला सकते। पुलिस विजिट दी होम ऑफ 65-year-old मैन टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम टू दिस स्टेशन। तो 65 साल के इंसान की अगर कोई स्टेटमेंट लेनी है तो पुलिस वालों को उसके घर जाना होगा, उसको थाने नहीं बुला सकते। एग्जामिनेशन बाय पुलिस सेक्शन 180 के अंदर पुलिस कैसे एग्जामिनेशन करती है? ओरल एग्जामिनेशन। पुलिस ऑफिसर में एग्जामिन एनी पर्सन ऑरली, पर्सन इज बाउंड टू आंसर ट्रूली एक्सेप्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। देखिए, अगर पुलिस आपसे कोई सवाल जवाब करती है तो आपको उसका जवाब देना होगा, बस वो जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि आप अपना एक तरीके से अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएं, अपने खिलाफ ही कोई गवाही दे दें अपने क्राइम के बारे में, अपने आप को फंसाना नहीं है बेसिकली। वेयर वर यू लास्ट नाइट, जैसे कि उसने पुलिस वाले ने पूछा तो आंसर हो सकता है जी घर पे, एट एट होम। ये बात देखिए सच होनी चाहिए, लेकिन क्या जब आप कहते हैं कि मैं घर पे था। अब आता है ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग। देखिए 180 क्लोज 3 के अंदर स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो मीन्स ये न्यू प्रोवाइजो है, न्यू प्रोविजन है। तो स्टेटमेंट जो ली जाएगी वो इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। ऑफिसर रिकॉर्ड दी विटनेस स्टेटमेंट ऑन डेडिकेटेड टेबल कैमरा, तो उनके पास डेडिकेटेड ये डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब है यूज़ ऑफ स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट का कैसे यूज़ हो सकता है सेक्शन 181 से लेके 182 के बारे में। नोट टू बी साइन। देखिए, जो भी स्टेटमेंट पुलिस लेगी वो साइन नहीं करवाएगी क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्टेटमेंट मेड टू पुलिस शैल नॉट बी साइन बाय द मेकर, जो स्टेटमेंट देगा वो साइन नहीं करेगा। जो विटनेस गिव स्टेटमेंट ऑफिसर राइट्स इट डाउन बट विटनेस डज नॉट पुट सिग्नेचर ऑन इट। तो अगर पुलिस इस तरीके से स्टेटमेंट ले रही है तो वो विटनेस जो है उसमें साइन नहीं करेगा। लिमिटेड यूज़ रहेगा उसका। सेक्शन 181 क्लोज 1 कहता है सच स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज टू कॉन्ट्रडिक्ट द विटनेस ड्यूरिंग ट्रायल नॉट अ सब्सटेंटिव प्रूफ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, जब वो ट्रायल चलती है केस के अंदर, तब के लिए यूज़ की जा सकती है, ना कि ये सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं है। इफ़ अ विटनेस सेज आई सो ए इन कोर्ट, अगर विटनेस कहता है कि जी मैंने जो है ए को कोर्ट में देखा, डिफेंस शोज पुलिस स्टेटमेंट वेयर ही सेड आई सो भी। अब कहीं और अब पुलिस की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि भाई वो मैंने जो है बी को देखा, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो ऐसे टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कन्फेशन रिकॉर्ड करना मजिस्ट्रेट के द्वारा 180 के सेक्शन 180 के 183 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड कन्फेशन स्टेटमेंट मस्ट वार्न एक्यूज्ड, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है एक्यूज की, लेकिन एक्यूज को वो वार्निंग देगा कि भाई आपके खिलाफ ये यूज़ हो सकती है, तो आप ऐसा करने से बच सकते हैं। मजिस्ट्रेट टेल्स एक्यूज यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, इफ़ यू डू इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो मजिस्ट्रेट कह सकता है कि देखिए
आपको ज़बरदस्ती नहीं है कोई भाई इस तरह की कन्फेशन देने की कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये आपके खिलाफ यूज़ हो जाएगी। रेप विक्टिम की स्टेटमेंट, आपने 164 के बयान सुने होंगे ना, ये वही है। स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस शैल बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल। तो विक्टिम को हमेशा पुलिस वाले जो है, जो भी मजिस्ट्रेट अवेलेबल होता है वहाँ पे, जो भी तो उनके पास लेके जाते हैं, उनके बयान किए जाते हैं एक उनके चैम्बर में जाके जज साहब के। पुलिस टेक्स रेप सर्वाइवर टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर ओथ। तो पुलिस क्या करती है, रेप सर्वाइवर को मजिस्ट्रेट के पास ले आती है 24 घंटे के अंदर अंदर, ताकि उसकी स्टेटमेंट अंडर ओथ रिकॉर्ड हो सके। सर्च बाय पुलिस, पुलिस देखिए कैसे, पुलिस को अगर सर्च करना हो किसी जगह को, सर्च ग्राउंड होने चाहिए उसके। सेक्शन 185 है, ऑफिसर इन चार्ज बिलीव्स थिंग्स नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्लेस कैन सर्च आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी जगह को सर्च करना ज़रूरी है, और तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको रीजंस लिखने होंगे जिस वजह से वो कर रहा है। ऑफिसर रिकॉर्ड्स रीजंस टू बिलीव स्टोलन गुड्स इज इन एज हाउस एंड प्रोसीड्स टू सर्च। अब मान लीजिए उसको लगता है कि एक के घर में क्या है, को चोरी किया हुआ स्टोलन गोल्ड है, तो उसको वो जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि क्या रीज़न है वो रीज़न उनको लिखना होगा। सर्च मेमो बनाना होगा। सेक्शन 185 क्लोज टू रिकॉर्ड ऑफ सर्च मस्ट बी सेंड टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। तो ये जो रिकॉर्ड है, जो भी सर्च किया गया, ये किसको देना होगा, किसको भेजना होगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि उस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉपी ऑफ द सीजर लिस्ट पंचनामा इज फॉरवर्डेड टू द JMFC द नेक्स्ट डे। तो ये जो कॉपी है पंचनामे की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेज दी जाएगी नेक्स्ट डे। रिमांड सेक्शन है 187 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 डेज़ की कस्टडी इसके अंदर पुलिस कस्टडी जो रहती है बेसिकली। सेक्शन 187 क्लोज टू पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज कैन बी ऑथराइज्ड इन पार्ट्स ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 डेज। तो पुलिस को जो कस्टडी दी जाती है, पुलिस कस्टडी जो रहती है वो 40 से 60 दिन के अंदर जो रहती है वो देखो 15 दिन की कस्टडी 15 करके दी जा सकती है। और ये देखिए पहले के टाइम पे तो क्या था कि स्टार्टिंग के दिनों की दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। तो पुलिस जो है, पुलिस को कस्टडी बेसिकली तो 60 डेज़ के अंदर अंदर वो कहीं पे भी मिल सकती है, और आगे वाले में देखेंगे तो वो 90 डेज़ तक है, कि जहाँ पे सीरियस ऑफेंस होते हैं तो ये कभी भी हो सकती है। एक्यूज्ड इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 10 डेज कैन बी टेकन इनटू पुलिस कस्टडी फॉर 2 डेज। मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, एक्यूज जो है जुडिशियल कस्टडी के लिए तो 10 दिन के लिए है, लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए तो पूछताछ के लिए होता है मेनली। तो जब लेकिन यहाँ पे रीजंस दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मैक्सिमम डिटेंशन देखिए कितने दिनों तक आप उसको रख सकते हैं कस्टडी के अंदर। जुडिशियल कस्टडी नहीं है ये, पुलिस कस्टडी की बात चल रही है। टोटल डिटेंशन अप टू 90 डेज, लेकिन 90 दिन तक हो सकती है। लेकिन डेथ वाला केस होगा ना, सज़ा कितने तक की होनी चाहिए उस ऑफेंस की, डेथ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और 10 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस होगा तो उसमें, ठीक है। नहीं तो बाकी के केसेस में सिर्फ 60 डेज तक की डिटेंशन दी जा सकती है। और फॉर मर्डर डेथ पेनल्टी इन्वेस्टिगेशन मस्ट कंप्लीट इन 90 डेज और बेल इज़ राइट। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, तो ये बेल इसमें मिल जाती है। फिर आगे उसी की बात कर रहे थे, वही आ गया। सेक्शन 187 में राइट टू बेल है। इफ़ इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीट विद इन 60 to 90 डेज एक्यूज रिलीज ऑन बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। देखिए 60 और 90 दिन का है, सज़ा के हिसाब से है, तो ज़्यादा सीरियस नेचर का है और कम सीरियस नेचर का है उसके हिसाब से। तो बड़े केस हैं तो बड़ा टाइम रहेगा। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो एक्यूज़ को बेल पे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस फेल्स टू फाइल चार्जशीट इन 90 डेज फॉर मर्डर केस, एक्यूज गेट्स बेल ऑटोमेटिकली। 90 दिन के अंदर मर्डर केस के अंदर चार्जशीट नहीं फाइल की और जुडिशियल कस्टडी में, देखिए इसमें एक्यूज़ का कस्टडी में होना ज़रूरी है, तभी ये बनते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रोटेक्शन सेक्शन 187 क्लोज 4, नो डिटेंशन ऑर्डर अनलेस एक्यूज प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट फिजिकल और ऑडियो। देखिए बेसिकली जो है ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 14 दिन की कस्टडी हो रखी होती है, दी होती है। तो क्या करते हैं कि ये जुडिशियल कस्टडी से ही उनके एक सब जगह सारे जेल में, दिल्ली में तो यही होता है कि कैमरे लगे होते हैं, वहीं से इनकी पेशी कराते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मजिस्ट्रेट एक्सटेंड कस्टडी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम जेल, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही जो है उसकी कस्टडी को बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। ये वो आ गई आपकी चार्जशीट 193 पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं। केस डायरी
सेक्शन 192 के अंदर पुलिस मस्ट मेंटेन डे टू डे डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइम प्लेसेस विजिटेड। देखिए पुलिस को अपनी डे टू डे डायरी मेंटेन करनी होती है, जिसमें वो जब जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिस काम को करेंगे, जिस प्लेस को विजिट करेंगे उसके बारे में फैक्ट्स वगैरह सब लिखेंगे वहाँ पे। जैसे आईओ नोट्स 10 AM विजिटेड क्राइम सीन। जैसे आईओ ने लिखा जी 10 बजे उसने जो है क्राइम सीन को जो है जाके क्या बोलते हैं विजिट किया। 11 बजे क्वेश्चन नेवर, उसने 11 बजे क्या करी, पूछताछ करी नेवर से। फाइनल रिपोर्ट देखिए चार्जशीट आ गई आपकी चालान। सेक्शन 193 कंप्लीशन रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स नेम्स फैक्ट्स ऑफेंस। तो जो चार्जशीट आपने देखी होगी उसके अंदर सारे जो है फैक्ट्स, सबकी गवाही, सारे MLCs वगैरह सबकी सब चीज़ें लगी होती हैं, FIR सब कुछ। पुलिस सबमिट्स चार्जशीट स्टेटिंग A किल्ड B साइटिंग एविडेंस XYZ। तो पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है, कहती है कि A ने B का मर्डर कर दिया और उसने जो जो गवाही है वो सारी चीज़ें उसके अंदर सब लगा दी। तो बेसिकली सारी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। विक्टिम इन्फॉर्मेशन देना, देखिए अब ये कि नई चीज़ है कि क्या क्या हुआ उस केस के अंदर, ये पुलिस को क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा विक्टिम को। 193 क्लोज 3 का सब क्लोज ये है 3, पुलिस शैल इन्फॉर्म विक्टिम इन्फॉर्मेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस विद इन 90 days। तो उसको पुलिस वालों को बताना होगा जी क्या क्या हुआ है, कहाँ तक मैटर पहुँचा, क्या क्या चीज़ें उसने कर ली हैं 90 दिनों के में, ठीक है ना। पुलिस सेंड्स SMS लेटर्स टू विक्टिम इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग फॉरेंसिक रिपोर्ट अवेटेड। तो वो कह सकते हैं जी लेटर से या जैसे भी करके इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं विक्टिम के पास में, बोलते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट चल रहा है। तो यहाँ पे मैटर आ चुका है आपका। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलाउड इवन आफ्टर रिपोर्ट सबमिटेड, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट या सप्लीमेंटल रिपोर्ट। तो हमेशा देखते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए चीज़ें फाइल हो जाती हैं, उसके बाद में सप्लीमेंट्री आती रहती है। काफ़ी जो फॉरेंसिक जैसी चीज़ों के लिए तो हमेशा ही रहती है। पुलिस फाइंड्स न्यू वेपन आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट सबमिट सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। अब मान लीजिए वेपन मिल गया है तो वो सप्लीमेंट्री में दे देंगे, फाइल कर देंगे। जुरिडिक्शन और कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेती है, जुरिडिक्शन क्या रहेगी कोर्ट की, और ठीक है प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, तो कहाँ ट्रायल, तो कहाँ पे जो है इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ चल सकती है, ऑर्डिनरी प्लेस, जहाँ बेसिकली जहाँ क्राइम होगा वहीं होगा। सेक्शन 194 ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। जहाँ पे ऑफेंस हुआ होगा तो वो कहाँ पे इंक्वायर और ट्रायल कहाँ चलेगी उसकी, जिस जुरिडिक्शन में वो कमिट हुआ था। थेफ्ट कमिटेड इन करोलबाग, ट्रायल बाय करोलबाग मजिस्ट्रेट। तो अगर मान लीजिए चोरी जो है करोलबाग, दिल्ली के करोलबाग में हुई है, तो जिस भी जो थाना है, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास डेडिकेटेड होगा तो उनके सामने ये ट्रायल चलेगी। अनसर्टेनिटी है सेक्शन 195, जब मान लीजिए कंफर्म नहीं है कि यहाँ होगा कि वहाँ होगा, ठीक है ना। इफ़ अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल एरियाज ऑफेंस ऑकर्ड कैन बी ट्राइड इन एनी। मान लीजिए अलग अलग जगह पे ऑफेंस हुआ है तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो अगर मल्टीपल जगह है तो वो कहीं पे भी किया जा सकता है। अगर अलग अलग 3 अलग अलग प्लेस की बात आ रही है तो वो किसी भी जगह पे ट्राई की जा सकती है। विक्टिम किडनैप इन सिटी ए, विक्टिम का देखो किडनैप हुआ शहर A के अंदर, टेकन थ्रू B, और वो जो बीच में जो स्टेट पड़ा वो बी स्टेट था जिसके थ्रू वो लेके जा रहा था, तो क्राइम यहाँ पे भी कंटिन्यू है। एस्केप्ड इन C, और जो C स्टेट है वहाँ जाके वो, या शहर है वहाँ जाके वहाँ पर पहुँच गया, तो ट्रायल जो है A शहर में, B शहर या C शहर में कहीं पे भी चल सकती है। अनसर्टेनिटी होगी तो ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं। जर्नी एंड फॉरेन ऑफेंसेस, मान लीजिए जर्नी के टाइम पे कोई ऑफेंस होता है या फिर फॉरेन में होता है, तो सेक्शन 196 से ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग जर्नी मे बी ट्राइड इन एनी जुरिडिक्शन पास थ्रू। मान लीजिए बस के अंदर या फिर कार के अंदर या फिर ट्रेन के अंदर जैसे भी ऑफेंस होगा तो जहाँ जिस एरिया से वो गुजरेगा उस जगह पे वो ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रायल चल सकती है। थेफ्ट ऑन ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ट्रायल कैन बी इन दिल्ली, मथुरा और आगरा। मान लीजिए चलती ट्रेन में ऑफेंस हुआ है तो और वो दिल्ली से आगरा गाड़ी जा रही है, तो वो जो ट्रायल है वो दिल्ली में भी चल सकती है, मथुरा में भी और आगरा में भी। तो मथुरा देखो बीच में पड़ रहा है तो उसमें मथुरा से भी ट्रेन होके निकलेगी। आउटसाइड अगर इंडिया, देश से बाहर हुआ है तब सेक्शन 208 है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन डेल्ट विद एज इफ इट कमिटेड इन इंडिया नीड्स गवर्नमेंट सैंक्शन। देखिए अगर कहीं बाहर अगर ऑफेंस हुआ है और तो वो इंडिया में ऐसे ट्राई किया जाएगा, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे कि वो क्राइम इंडिया में ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर सैंक्शन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन मर्डर्स समवन इन युगांडा, इंडिया ने जो है किसी को युगांडा में मार दिया,
तो वो ट्रायल कहाँ चल सकती है, वो इंडिया में चल सकती है। अब देखिए टेकिंग कॉग्निजेंस सेक्शन 210 मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, किन किन चीज़ों का कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट में, टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट पे ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन, या फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो मजिस्ट्रेट रीड्स चार्जशीट एंड डिसाइड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट अक्यूज। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चार्जशीट देखता है और फिर वो आगे उसके बढ़ता है, ठीक है, प्रोसीड करता है। अब आता है बाय सेशन कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेता है। सेशन कोर्ट यूजुअली टेक कॉग्निजेंस ओनली अपॉन कमिटल बाय मजिस्ट्रेट। तो हमेशा क्या होता है, देखिए मेन जो जितनी भी ये जो चार्जशीट की फाइलिंग वगैरह चीज़ें चल रही होती है, सब चलती हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जब तक ये रिपोर्ट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट इसको कमिट करता है, क्योंकि उसको वो तो ट्राई कर नहीं सकता, तो सेशन के पास जाएगा, तो सेशन के पास जाता है तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। मजिस्ट्रेट सीज केस इज अ मर्डर, सेशन ट्राइबल सेंस कमिट केस टू सेशन। तो मान लीजिए मर्डर का केस है, तो जब तक चार्जशीट या जो भी प्रिलिमिनरी चीज़ें चलती हैं तब तक मजिस्ट्रेट के सामने चलती हैं। जैसे सब कुछ कंप्लीट होता है तो वो सेशन के पास भेज देता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती। लिमिटेशंस की बात करते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस, देखिए प्रोसिक्यूशन की क्या, वो जजेस को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं क्या। सेक्शन 218 कहता है नो कॉग्निजेंस अगेंस्ट जज पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफिशियल एक्ट विदाउट गवर्नमेंट एक्शन। अगर वो ऑफिशियल एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो चाहे वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो या जज हो, वो बिना गवर्नमेंट की सेंक्शन के उस मतलब उनका उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट प्रोसिक्यूट डीएम फॉर ऑर्डरिंग लाठी चार्ज विदाउट स्टेट गवर्नमेंट परमिशन। अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर कर दिया था पब्लिक पर, तो उसके ऊपर ऐसे बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के, सेंक्शन के, उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। मैरिज ऑफेंस जो होते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ एडल्ट्री बायगमी ओनली अपॉन कंप्लेंट बाय एग्रीड पर्सन। मान लीजिए एडल्ट्री का कोई, एडल्ट्री तो अब नहीं है, बायगमी जैसे हो गई दूसरी शादी, तो ऐसे में मान लीजिए जो फर्स्ट हस्बैंड होता है या फर्स्ट वाइफ होते हैं दोनों, वही आप उनके खिलाफ ये चीज़ हुई होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये कंप्लेंट दे सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं। पुलिस कंप्लेंट फाइल FIR टू बायगमी ऑन देयर ऑन, वाइफ हस्बैंड मस्ट कंप्लेन। तो देखिए इसमें जो है खुद से नहीं हो सकता, वाइफ या हस्बैंड को करनी होती है, और किसी को नहीं दिया गया। कंप्लेंट्स सेक्शन 223 एग्जामिनेशन है कंप्लेनेंट की। मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस ऑन ऑथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके टाइम पे। तो वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंप्लेनेंट का एग्जामिन कर सकता है, खासकर जब ये नई नई कंप्लेंट आती हैं तब के टाइम पे। ए फाइल्स प्राइवेट कंप्लेंट, जजेस जस्ट आस्क ए एंड हिज विटनेसेस टू टेस्टिफाई ऑन ऑथ इमीडिएटली। तो प्राइवेट जब कंप्लेंट करी ए ने, तो जज ने क्या करा, उसके विटनेस को और कंप्लेनेंट को जो है अंडर ओथ एग्जामिन किया। मैंडेटरी इंक्वायरी सेक्शन 223 का प्रोवाइजो है, वो कहता है कि देखिए इंक्वायरी क्या करना मैंडेटरी है। मजिस्ट्रेट मस्ट कंडक्ट इंक्वायरी और डायरेक्ट पुलिस बिफोर इशूइंग प्रोसेस इफ एक्यूज लिव्स आउटसाइड जुरिसडिक्शन। तो देखिए प्रोसेस इशू करने से पहले पहले जो है मजिस्ट्रेट को ये इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है, अगर एक्यूज कहाँ है, आउटसाइड जुरिसडिक्शन है। कंप्लेंट इन दिल्ली अगेंस्ट पर्सन इन बैंगलोर, जज मस्ट इंक्वायर फर्स्ट टू प्रिवेंट हरासमेंट। क्योंकि देखिए बाहर स्टेट का इंसान है, तो उसको तो हो सकता है बहुत दिक्कत हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है कि जिसको बुलाने जा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम समन इशू करने वाले हैं, वो करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए डिसमिसल वर्सेस प्रोसेस, क्या फ़र्क है डिसमिसल में और प्रोसेस को इशू करने में। सेक्शन 227 है, इफ़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट डिसमिस कंप्लेंट ब्रीफली रिकॉर्डिंग रीजंस। अब मान लीजिए कोई ग्राउंड ही नहीं है कंप्लेंट को चलने का, बेफिजुल की कंप्लेंट है, तो वो जो मजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर सकता है। ए जज फाइंड्स कंप्लेंट इज प्योरली सिविल डिस्प्यूट मनी रिकवरी डिसमिसेस क्रिमिनल केस। तो मनी रिकवरी का केस है, उसको ज़बरदस्ती क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस, इफ़ ग्राउंड एग्जिस्ट मजिस्ट्रेट इशू समन्स फॉर समन्स केस और वारंट फॉर वारंट केस। अगर देखिए कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड्स उसके बिल्कुल बनते हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन इशू कर देगा समन्स केस के अंदर, वारंट इशू कर देगा वारंट केस के अंदर। जज इशू समन्स टू एक्यूज टू अपीयर ऑन 10 मार्च। तो एक्यूज को बुला लिया 10 मार्च के लिए अपीयर होने के लिए। डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड, देखिए डॉक्यूमेंट्स को देना ज़रूरी है एक्यूज को, ये उसका राइट है। सप्लाई ऑफ कॉपीज़,
मजिस्ट्रेट मस्ट फर्निश कॉपीज ऑफ FIR, स्टेटमेंट, कन्फेशन एंड पुलिस रिपोर्ट टू एक्यूज। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है जो भी पूरी चार्जशीट होती है ना, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो एक्यूज को देना होता है, उसके अंदर जितने भी सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिफोर ट्रायल स्टार्ट एक्यूज गेट्स अ बंडल ऑफ ऑल पुलिस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं सारी की सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ भी दी जा सकती हैं। कॉपीज़ कैन बी सप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये चीज़ नई आई है BNSS के अंदर। जैसे FIR पूरी चार्जशीट की, तो मान लीजिए 2000 पेज का अगर कोई केस है तो उसमें उसमें जो ज़्यादातर क्या करते हैं कि 2000 पेजेस को फ़ोटो कॉपी कराना, और 15-20 एक्यूज़ हुए तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, कितना हो गया, लगभग जो है 40-50 हज़ार रुपये की फ़ोटो कॉपी का खर्चा लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं जी चार्जेस के ऊपर। सेक्शन 234 से 247 में चलते हैं। कंटेंट क्या रहेंगे चार्ज के। ऑफेंस लिखा जाएगा। चार्ज मस्ट स्टेट, 234 कहता है चार्ज मस्ट स्टेट द ऑफेंस स्पेसिफिक नेम, एग्जाम्पल मर्डर एंड सेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए जो जिसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो पूरा उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे मर्डर का चार्ज लग रहा है तो लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी सेक्शन है वो लिखा जाएगा। यू आर चार्ज विद मर्डर अंडर सेक्शन 103, तो आपको के ऊपर चार्ज लगा है 103 के अंदर। टाइम और प्लेस लिखना होगा। चार्ज मस्ट कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस वाज कमिटेड। तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे टाइम प्लेस के जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ था उस टाइम का। कमिटेड ऑन 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2024 को हुआ था कनॉट प्लेस में, तो ये बात लिखी जाएगी, किसने किसको मारा था वो डिटेल लिखनी होगी। ऑल्ट्रेशन होना चार्ज का, और या फिर जॉइंडर होना। ऑल्ट्रेशन का होता है कि जी जो चार्ज को ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है, बदलना। और जॉइंडर का मतलब ज्वाइन करना। तो कोर्ट में 239 के अंदर कोर्ट में ऑल्टर, ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। देखिए जजमेंट प्रोनाउंस सुनाने से पहले पहले कोर्ट कभी भी कोई भी क्या कर सकता है, चार्ज उसमें हटा सकता है और या फिर उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस क्या है, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड। अच्छा, कमिटेड विद इन 1 ईयर्स में भी चार्ज टुगेदर। मान लीजिए अगर एक ही साल के अंदर अंदर मान लीजिए सेम ही तरह की चीज़ें, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस हो रहे हैं, तो वो उनको एक साथ जोड़ के उस पर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है टाइम बचाने के लिए। एक कमिट्स 3 सेपरेट थेफ्ट्स इन जनवरी, मार्च एंड नवंबर, ऑल कैन बी ट्राइड इन 1 ट्रायल। तो मान लीजिए अलग अलग टाइम पे उसने चोरी करी, तो उन सबको इकट्ठा करके एक ही केस चलाया जा सकता है। अब हमारी ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, सेशन, वारंट, समन्स एंड समरी ट्रायल। सबसे पहले देखिए सेशन ट्रायल से, अब देखिए सारी चीज़ें बड़ी इजी हैं। ये 248 है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, ओपन्स बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज एंड एविडेंस प्रपोज्ड। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, ओपन करता है फाइल को, चार्जशीट को, और बताता है जज साहब को। ठीक है, PP स्टैंड्स अप एंड एक्सप्लेन द मर्डर थ्योरी टू द सेशन जज। तो ये सी चीज़ें जो है बताएगा, और यहाँ से फिर आपकी ट्रायल स्टार्ट होगी। देखिए डिस्चार्ज, इफ जज फाइंड्स नो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड ही डिस्चार्जेस द एक्यूज, रीजंस रिकॉर्डेड। अब मान लीजिए कोई ग्राउंड ही नहीं है तो फिर वो जज क्या कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज को। ठीक है, एविडेंस इज एक्सट्रीमली वीक, ओनली हियर से जज डिस्चार्ज ए विदाउट फुल ट्रायल। मान लीजिए बहुत ही कमज़ोर तरह के एविडेंस है, सारा का सारा कहा सुनी वाली चीज़ें हैं, हियर से एविडेंस है, तो उनको ऐसे ही उनको हटा दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। फ्रेमिंग, अब चार्ज और एविडेंस होंगे। देखिए जब चार्ज को फ्रेम करेंगे, कौन कौन से सेक्शन उस पर लगेंगे, किस किस के अंदर उसको ट्रायल चलेगी। 251 कहता है इफ़ ग्राउंड एग्जिस्ट, मान लीजिए अब ग्राउंड बनते हैं चार्जशीट को देख के, तो जजेस फ्रेम चार्जेस इन राइटिंग, एक्यूज आस्क इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी। तो एक्यूज से पूछ लेंगे कि भैया गिल्टी प्लीड करते हो या नॉन गिल्टी, तो वो बताया था जी नॉट गिल्टी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जज रीड्स चार्ज, एक्यूज सेज नॉट गिल्टी, आई क्लेम ट्रायल। तो जजेस बताता है कि एक्यूज को पढ़ के कि भाई को ये आपके ऊपर आरोप है, तो आपको क्या कहना है। वो कहता है जी मैं तो बेगुनाह, और मैं ट्रायल स्टार्ट कीजिए, मैं अपने आप को बेगुनाह मैं साबित हो जाऊंगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, चार्ज के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है। 254 के अंदर डेट फिक्स्ड फॉर एविडेंस, जज टेक्स ऑल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी एविडेंस होते हैं उसको बारी बारी से लिया जाता है। आई विटनेस एंड डॉक्टर एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन इन कोर्ट। तो जो आई विटनेस हैं और जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने MLC की होती है उनको एग्जामिन कर लिया। जजमेंट देखिए फिर आएगी सेक्शन 258 के अंदर, जजेस हियर्स आर्ग्यूमेंट एंड पासेस जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। तो या तो क्या होगा, उसको एक्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, या फिर उसको कन्विक्ट कर देंगे, सजा दे देंगे। ठीक है,
हियरिंग ऑन सेंटेंस, मान लीजिए कन्विक्शन हो गई है, अगर सज़ा दे दी है तो मतलब उसको मान लिया, दोषी मान लिया है, कन्विक्ट कर दिया है, तो फिर उसकी सज़ा कितनी दी जाएगी, उसकी पूरा आर्ग्यूमेंट होगी 258 के क्लोज 2 के ऊपर। इफ़ कन्विक्टेड जज मस्ट हियर एक्यूज्ड ऑन ए क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस बिफोर डिसाइडिंग पनिशमेंट। तो सज़ा देने से पहले उसको एक बार वो आर्ग्यूमेंट सुनी जाएंगी, ताकि वो मिटिगेटिंग फैक्टर और एग्रेवेटिंग, आपने सुना होगा ना, कि ताकि सज़ा कम करना और ज़्यादा करने वाले ग्राउंड लिए जा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। वारंट ट्रायल है सेक्शन 261 में, कंप्लाइंस विथ 230, मजिस्ट्रेट एंश्योर एक्यूज हैज़ रिसीव्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 230 बिफोर स्टार्टिंग। देखिए हमेशा हर केस के अंदर देखिए चार्जशीट की कॉपी तो जो है एक्यूज को मिलना उसका राइट है, तो यहाँ पे भी वही होगा। और डिस्चार्ज, देखिए यहाँ पे भी डिस्चार्ज की बात है। मजिस्ट्रेट कंसिडर पुलिस रिपोर्ट इफ चार्ज इज ग्राउंडलेस डिस्चार्ज एक्यूज, तो सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए कुछ बनता ही नहीं है उसके ऊपर, बिना मतलब का कुछ, बिल्कुल जैसे पहले हमने कहा वीक एविडेंस है, तो फिर यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ्रेमिंग चार्ज है वारंट के अंदर, इफ़ प्रजम्पशन ऑफ गिल्ट एग्जिस्ट, मान लीजिए लगता है कि भाई गिल्टी है, मजिस्ट्रेट फ्रेम चार्ज प्ली रिकॉर्डेड, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसमें चार्ज फ्रेम कर सकता है और उसकी जो प्ली है वो रिकॉर्ड कर लेगा, सिमिलर टू सेशन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। एविडेंस, फिर यहाँ पे एविडेंस चलेंगे, मजिस्ट्रेट टेक एविडेंस, एक्यूज अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे वही चीफ एग्जामिनेशन होगी उन विटनेसेस की, और फिर एक्यूज को मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। अब देखिए वारंट ट्रायल कंप्लेंट के ऊपर, एविडेंस बिफोर चार्ज, इफ कंप्लेंट केसेस मजिस्ट्रेट हियर्स कंप्लेंट एविडेंस बिफोर फ्रेमिंग चार्ज, क्योंकि कंप्लेंट केस है तो उसके अंदर पहले कंप्लेंट को सुना जाएगा, ठीक है, चार्ज फ्रेम करने से पहले, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है ना, इसलिए। ए मस्ट, यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल, ए मस्ट प्रूव प्राइमा फेसी केस बाय टेस्टिमनी बिफोर चार्ज इज फ्रेम, तो पहले देखिए जितने भी विटनेस होते हैं उनको प्री समनिंग एक तरीके से कहते हैं, तो पहले ये सारी हो जाएंगी, उनकी टेस्टिमनी होती है, फिर ही जो है चार्ज की बात आएगी। फ्रेमिंग चार्ज है, फिर इफ़ एविडेंस शोज ऑफेंस कमिटेड चार्ज इज फ्रेम, अगर लगता है कि भाई ऑफेंस हुआ था तो फिर इसमें चार्ज को फ्रेम कर दिया जाएगा। अब देखिए समन्स ट्रायल है, इसमें मेन आपको सेक्शंस की याद रखना, बाकी तो मोरलेस सेम ही चीज़ है। सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन है, सेक्शन 274 कहता है नो फॉर्मल चार्ज फ्रेम पर्टिकुलर स्टेटेड टू एक्यूज आस्क इफ गिल्टी, ठीक है, इसमें कोई चार्ज वैसे मतलब फॉर्मल वैसे चार्ज नहीं कोई फ्रेम किया जा सकता है, किया जाता है, बस इसमें क्या होता है कि एक्यूज से पूछ लेते हैं कि भैया गिल्टी हो कि चलाना चाहते हो केस, ठीक है, तो वो कह देगा कि नॉट, डू यू प्लीड गिल्टी, वो कहता है नो, तो फिर वहाँ से क्या होता है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट भी नहीं होती है। कन्विक्शन ऑन प्ली, अगर मान लीजिए कन्विक्शन हो सकती है कब, जब वो मान लेगा कि हाँ जी किया है। इफ़ एक्यूज प्लीड गिल्टी, उसने मान लिया जी हाँ किया है, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स प्ली एंड कन्विक्ट, सो वो उसको सजा दे देगा, वहीं के वहीं ट्रायल का ख़त्म यही हो जाएगा। प्रोसीजर एंड विड्रॉल, तो प्रोसीजर और विड्रॉल कैसे होगा, मजिस्ट्रेट हियर्स प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और डिफेंस एविडेंस को सुनेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भैया गिल्टी है या नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल ट्रायल फॉर माइनर ऑफेंस फास्ट प्रोसेस, तो छोटे छोटे ऑफेंस के लिए होती है वैसे भी, तो फटाफट से ये होता है। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, मान लीजिए कंप्लेंट ही विड्रॉ हो जाएगा, तो कंप्लेनेंट कैन विड्रॉ कंप्लेंट विद कोर्ट परमिशन, तो इसमें एक्विटल हो जाएगा। कंप्लेंट को जिसने ये शिकायत करी है वो अपनी कंप्लेंट को ही वापस ले ले, तो वो कोर्ट परमिशन दे दे, तो फिर वो क्या होगा, जो एक्यूज़ है उसको वहीं के वहीं उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर आगे आपका आता है समरी ट्रायल, सेक्शन 283 का, पावर टू ट्रायल 283 सेक्शन है, सीजेएम और जेएमएफसी पावर्ड एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट कैन ट्राई समरीली, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी जो है, अगर हाई कोर्ट ने उनको पावर दी हुई है तो वो क्या कर सकते हैं जी, मतलब पावर दी हुई है तो वो उनको समरीली ट्राई कर सकते हैं। ट्राइंग जैसे जो छोटे छोटे ऑफेंस होते हैं उनके ऊपर। ऑफेंसेस ट्राइबल 283, ऑफेंसेस पनिशेबल जो है 2 साल से कम के, थेफ्ट चोरी 20,000 से कम की कोई चीज़ चोरी हुई है तो उनके ऊपर है ये मोटा मोटा, ठीक है। समरी प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए रिकॉर्ड 285 सेक्शन कहता है नो फुल एविडेंस रिकॉर्डेड ओनली सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड जजमेंट एंटर्ड इन फॉर्म, तो कोई जैसे जैसे बाकी सेशन वगैरह में हमने ऊपर पढ़ा वैसा कोई इतना कुछ वो नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस छोट जो रहेगा वो वही रहेगा, और जजमेंट इसमें फटाफट से दे दी जाएगी। जज राइट जो है, जैसे 1 पेज की जजमेंट दे दी, 20 पेज कितनी जगह रीजनेबल रीजंस वाली बेस्ड जजमेंट नहीं देनी है। सेंटेंस की लिमिट कितनी रहती है, मैक्सिमम सेंटेंस 285 में दिया है वो 3 महीने तक की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। आपका है देखिए प्ली बार्गेन, ये इंपॉर्टेंट है,
एप्लीकेशन 289 के अंदर एक्यूज कैन फाइल फॉर प्ली बार्गेन फॉर ऑफेंसेस एक्सेप्ट डेथ लाइफ। 7 साल से जितने भी ऊपर के केसेस होते हैं, डेथ लाइफ और ये सब, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसमें डेथ पनिशमेंट रहती है, तो एक्यूज उसमें तो प्ली बार्गेनिंग नहीं ले सकता, लेकिन बाकी केसेस में वो कर सकता है। और देखिए एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, 289 बताता है नॉट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस। तो ये प्ली बार्गेनिंग आप नहीं ले सकते कहाँ पर, जब अगर ऑफेंस बच्चों के, औरतों के खिलाफ है, के अगेंस्ट हुआ है, या फिर कोई जैसे करप्शन वैसा वाला कोई केस है, तो उसमें नहीं हो सकता। तो ये इसका एप्लीकेबिलिटी की भी बात आती है। अब उसका देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, डिस्पोजल कैसे होगा, म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। कोर्ट 290 कहता है कोर्ट इशू नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट को टू वर्क आउट ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। तो कोर्ट जो है इशू कर सकता है नोटिस कि भैया बता कर लो, इसको सेटलमेंट हो रहा है तो कर लो। डिस्पोजल कैसे होगा, डिस्पोज हो जाएगा, कोर्ट अवॉर्ड कंपनसेशन, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिल जाएगी, एंड रिलीज एक्यूज ऑन प्रोवेशन, और उसको प्रोवेशन पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसकी सज़ा को कितना कम कर देंगे, 1/4 उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। तो इस तरीके से डिस्पोजल हो जाएगा। एविडेंस एंड अटेंडेंस, पीपी अपीयरेंस 301 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन अपीयर एंड प्लीड विदाउट रिटन अथॉरिटी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं इनको वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, स्टेट की तरफ से ये बिना अथॉरिटी के ही अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है, स्पेसिफिकली इनको अपॉइंट किया गया है। प्राइवेट प्लीडर जो होते हैं इन केसेस के अंदर देखिए 301 क्लोज 2 कहता है प्राइवेट लॉयर कैन एक्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ पीपी कैन सबमिट रिटन आर्ग्यूमेंट्स। तो प्राइवेट लॉयर्स भी जो है कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त यह है कि वो पीपी की डायरेक्शन के अंडर ही काम करेंगे और अपनी रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी उस केस के अंदर सबमिट कर सकते हैं। विक्टिम हमेशा अपने प्राइवेट काउंसिल कर लेता है ना। टेकिंग एविडेंस सेक्शन 305 कहता है देखिए जब एविडेंस ली जाएगी तो कब होगी, देखिए प्रेजेंस होना कि उसका ज़रूरी है, पर अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो नहीं। एविडेंस 305 एविडेंस मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज और प्लीडर इफ़ डिस्पेंस्ड। देखिए होता तो है प्रैक्टिकली, तो मतलब प्रैक्टिकली तो मैंने बहुत जगह देखा है, एप्लीकेशन में तो कोर्ट कर लेती है ऐसे भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस 305 प्रेजेंस कैन बी सिक्योर्ड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर देखिए प्रेजेंस मार्क करानी है तो वो ऑडियो वीडियो से भी हो सकती है, ये भी प्रोविज़न है। फिर आता है आपका कमीशंस, सेक्शन 306 है इशू ऑफ कमीशंस। देखिए जैसे आपने सीपीसी में भी देखा होगा ना, तो यहाँ पे भी रहता है कोर्ट कैन अपॉइंट कमीशंस टू एग्जामिन विटनेस हु कैन नॉट अटेंड। क्योंकि अगर मान लीजिए डेथ बेड पे है कोई, बहुत सीरियसली इल है, बूढ़ा है बहुत, तो इस तरीके से उसके घर पे जाके कोर्ट किसी वकील को या किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर देता है लोकल कमिश्नर की तरह, वो जाके उसको उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगा। फिर आता है मेडिकल विटनेस सेक्शन 308 डिस्पोजिशन ऑफ सिविल सर्जन मेडिकल एक्सपर्ट टेकन इफेक्टिवली एविडेंस विदाउट कॉलिंग दैम अनलेस नीडेड। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सिविल सर्जन की, मेडिकल एक्सपर्ट की, तो अगर मान लीजिए उनका मतलब बात बन रही है तो ठीक है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेड इन एविडेंस विदाउट ड्रैगिंग बिजी डॉक्टर्स टू कोर्ट एवरी टाइम। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो उसको एविडेंस में ले लिया जाएगा, उसको बिना उसके कि भाई बिना मतलब में जो जो बिजी डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम करते रहता है उसको घसीटते रहे। डॉक्यूमेंट लिस्ट रहती है सेक्शन 330 के अंदर है एडमिशन डिनाइल, जो आपने देखा होगा पहले 294 आई थिंक हुआ करती थी, अब प्रोसिक्यूशन एक्यूज मस्ट फाइल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिट डिनाइल जेन्युइननेस। तो उसमें जो रहते हैं जिन जिन डॉक्यूमेंट को आप एडमिट कर लेंगे उनके ऊपर गवाही नहीं होगी, जिन जिन डॉक्यूमेंट को जितने भी मतलब चाहे जिनकी भी गवाहियाँ होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी विटनेस होते हैं ना, उनको जिसको आप एक्सेप्ट कर लोगे उनको उन पर गवाही नहीं होती है, बाकी पे होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मेन चीज़ है। ठीक है, हमने ये सारे सेक्शन इसमें कवर किए। मैं थर्ड पार्ट भी मैं बस फटाफट डालने वाला हूँ, बस ये 3 वीडियोस के अंदर पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कोई सजेशन है सजेशन ज़रूर दें। और भी बाकी टॉपिक हैं एविडेंस वगैरह और आपका BNS उस पर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फटाफट से वो वीडियो भी आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ रियली गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।